पालो अल्टो नेटवर्क अध्याय 1 साइबर सुरक्षा की दुनिया में एक नई शुरुआत। साल था 2005। उस समय दुनिया इंटरनेट के तेज विस्तार के दौर से गुजर रही थी। फेसबुक अभी अभी हार्वर्ड से बाहर निकलकर आम लोगों के लिए खुला था। यूट्यूब ने जन्म लिया था और क्लाउड कंप्यूटिंग की बातें धीरे धीरे शुरू हो रही थी। लेकिन इसी उत्साह के साथ एक गंभीर खतरा भी बढ़ रहा था, साइबर हमले। पारंपरिक फायरवॉल जो केवल पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल देखते थे, अब बेकार साबित हो रहे थे। इसी दौर में एक व्यक्ति ने ठान लिया कि साइबर सुरक्षा को पूरी तरह से नया रूप देना होगा। उस व्यक्ति का नाम था नीर जूक। नीर जूक का जन्म इजराइल के छोटे से शहर रेहोवोट में हुआ था। बचपन से ही वे कंप्यूटर के दीवाने थे। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले कंप्यूटर वायरलेस लिखे थे। निश्चित रूप से यह कोई दुर्भावना नहीं थी, बल्कि तकनीक की गहराई को समझने की जिज्ञासा थी। इजराइल में अनिवार्य सैन्य सेवा के दौरान वे कुख्यात यूनिट 8200 में भर्ती हुए। यह वही इकाई है जिसने बाद में चेक पॉइंट, एनएसओ ग्रुप और साइबेरियंस जैसे दिग्गजों को जन्म दिया। यूनिट 8200 में नीर जूक ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइबर खुफिया का गहरा प्रशिक्षण लिया। यहीं से उनकी समझ बनी कि असली सुरक्षा तभी संभव है जब आप दुश्मन से एक कदम आगे रहे। 1994 में नीर जूक चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में शामिल हुए। उस समय चेक पॉइंट दुनिया का पहला कमर्शियल स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल बना रही थी। नीर जूक ने उस प्रोजेक्ट का तकनीकी नेतृत्व किया और फायरवॉल 1 को सफल बनाया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह तकनीक भी पुरानी पड़ने वाली है। एप्लीकेशन अब सिर्फ पोर्ट 80 या 443 पर नहीं चल रही थी। वे छिपकर, एन्क्रिप्टेड होकर और यूजर की पहचान छिपाकर नेटवर्क में घुस रही थी। नीर ने कंपनी के भीतर नई पीढ़ी के फायरवॉल की वकालत की, लेकिन बड़े संगठन में बदलाव लाना आसान नहीं था। साल 2000 में नीर जूक ने चेक पॉइंट छोड़ दिया और राकेश लूनकर के साथ मिलकर वन सिक्योर नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम यानी आईपीएस पर काम कर रही थी। सिर्फ 2 साल बाद ही 2002 में नेटस्क्रीन टेक्नोलॉजीज ने वन सिक्योर को अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद नीर जूक नेटस्क्रीन के सीटीओ बने और फिर जूनिपर नेटवर्क्स के साथ जुड़े जब जूनिपर ने नेटस्क्रीन को खरीद लिया। जूनिपर में भी उन्होंने हाई एंड फायरवॉल बनाए, लेकिन एक बार फिर वही समस्या, बड़ी कंपनी की नौकरशाही, धीमे निर्णय और नवाचार पर अंकुश। नीर जूक को समझ आ गया था कि अगर सचमुच कुछ नया करना है, नवाचार करना है, तो खुद का रास्ता बनाना होगा। 2004 के अंत में नीर जूक ने जूनिपर नेटवर्क छोड़ दिया। उनके दिमाग में एक स्पष्ट विचार था, एक ऐसा फायरवॉल बनाना जो एप्लीकेशन को पहचाने, यूजर को पहचाने और खतरे को रियल टाइम में रोके। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था। उन्होंने अपने पुराने साथियों से संपर्क किया। नेटस्क्रीन के पूर्व इंजीनियर हैंगमिन गोंग, डेव स्टीवेंस और यूमिंग माओ उनके साथ आए। इन 4 लोगों ने मिलकर 2005 की शुरुआत में पालो अल्टो नेटवर्क्स की नींव रखी। कंपनी का नाम इसलिए पालो अल्टो नेटवर्क्स रखा गया क्योंकि शुरुआती मीटिंग सिलिकॉन वैली के पालो अल्टो शहर में हो रही थी और यह नाम नवाचार का प्रतीक था। कंपनी का पहला ऑफिस बहुत छोटा था। नीर जूक ने अपने 25 सबसे भरोसेमंद पूर्व सहकर्मियों को फोन किया और कहा, आओ कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया बदल दे। सभी ने हामी भर दी। शुरुआती फंडिंग ग्रेलोक पार्टनर्स और सिक्वोया कैपिटल से आई। सिक्वोया के मशहूर निवेशक माइकल मोरिट्ज और ग्रेलोक के डग लियोन ने नीर जूक की दृष्टि पर पूरा भरोसा जताया।
डग लियोन तो अपने ऑफिस की एक मंजिल ही कंपनी को इनक्यूबेशन के लिए दे दी। डग लियोन ने तो अपने ऑफिस की एक मंजिल ही कंपनी को इनक्यूबेशन के लिए दे दी। 2005 से 2006 तक की अवधि पूरी तरह रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में बीती। टीम ने एक नया आर्किटेक्चर बनाया, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग। यह तकनीक एक ही बार में पैकेट को स्कैन करके फायरवॉल, आईपीएस, यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल और थ्रेट प्रिवेंशन सब कुछ कर सकती थी, बिना स्पीड कम किए। यह उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी छलांग थी। 2006 के अंत तक पहला प्रोटोटाइप तैयार हो गया। 2007 में फरवरी में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला प्रोडक्ट PA4000 सीरीज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल दुनिया के सामने पेश किया। यह वो पल था जब साइबर सुरक्षा की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि पालो अल्टो नेटवर्क्स कोई साधारण स्टार्टअप नहीं था। ये एक ऐसे व्यक्ति की जिद और दृष्टि का नतीजा था जिसने पहले ही 2 बार साइबर सुरक्षा में क्रांति ला चुका था। मीर यूक मानते थे और वो जानते थे कि तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, सुरक्षा को उससे दोगुनी तेजी से आगे बढ़ाना होगा। और इसी सोच ने 2005 में एक छोटी सी टीम को जन्म दिया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा कंपनी बन चुकी है। यह सिर्फ एक कंपनी की शुरुआत नहीं थी, यह नेक्स्ट जनरेशन साइबर सुरक्षा के युग की शुरुआत थी। अध्याय 2, मीर यूक का सफर, एक दृष्टि प्रदर्शक की कहानी। मीर यूक को समझने के लिए आपको इजराइल के उस माहौल में जाना पड़ेगा जहां हर युवा को यह सिखाया जाता है कि जीवित रहने के लिए आपको हमेशा सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे आगे होना पड़ता है। यही मानसिकता मीर यूक के खून में थी। रेहोवोट का वह लड़का जो 1980 के दशक में ड्रैगन 64 कंप्यूटर पर घंटों बिताता था, कभी नहीं सोचता था कि एक दिन वह साइबर सुरक्षा की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनेगा। लेकिन उसकी जिज्ञासा सामान्य नहीं थी। 16 साल की उम्र में उसने अपना पहला वायरस लिखा, सिर्फ यह जानने के लिए कि सिस्टम कैसे टूटता है। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने उसी ज्ञान का उपयोग बाद में दुनिया को सुरक्षित बनाने में किया। यूनिट 8200 में भर्ती होना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। यह इजराइल की सबसे गोपनीय और सबसे प्रभावशाली साइबर इकाई है। यहाँ सैनिक नहीं, योद्धा बनते हैं। मीर यूक ने यहाँ सिग्नल इंटेलिजेंस, कोड ब्रेकिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रशिक्षण लिया जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती थी। यही उन्होंने पहली बार बड़े स्तर पर नेटवर्क ट्रैफिक को देखा, पैटर्न समझे और यह सीखा कि असली खतरा दिखता नहीं, छिपा होता है। 1994 में जब वे चेक पॉइंट ज्वाइन करने अमेरिका आए तो उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन दिमाग में आग थी। चेक पॉइंट के संस्थापकों गिल स्वेड, मारियस नास्ट और श्लोमो क्रेमर ने उनमें वह चिंगारी देखी। मीर यूक ने फायरवॉल 1 के कोर इंजन को डिजाइन किया। यह वही तकनीक थी जिसने चेक पॉइंट को दुनिया की नंबर 1 फायरवॉल कंपनी बनाया। लेकिन मीर यूक रुकने वाले इंसान नहीं थे। वे देख रहे थे कि वेब एप्लीकेशंस आ रहे हैं, पोर्ट 80 पर सब कुछ चलने लगा है और पुराना फायरवॉल अंधा हो रहा है। उन्होंने चेक पॉइंट के अंदर ही एप्लीकेशन इंटेलिजेंस का विचार रखा, लेकिन बड़े संगठन में नौकरशाही ने उसे दबा दिया। मीर यूक ने इस्तीफा दे दिया। साल 2000 में उन्होंने राकेश लुनकर के साथ वन सिक्योर शुरू की। ये कंपनी सिर्फ डिटेक्ट नहीं, बल्कि अटैक को रोकने पर काम कर रही थी। सिर्फ 18 महीनों में ही उनकी तकनीक इतनी मजबूत हो गई कि नेटस्क्रीन ने उन्हें खरीद लिया। मीर यूक नेटस्क्रीन के CTO बने।
2004 में जब जूनिपर ने नेटस्क्रीन को खरीदा तो मीर जूक जूनिपर के सबसे बड़े डिवीजन के हेड बन गए। उनके पास पावर थी, पैसा था, नाम था, लेकिन नवाचार नहीं था। जूनिपर में एक नया विचार पास कराने में 18 महीने लगते थे। मीर जूक ने एक दिन अपना बैग उठाया और चल दिए। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने 3 बार देखा कि अच्छी तकनीक बड़ी कंपनी में जाकर मर जाती है। मैं चौथी बार होने नहीं दे सकता था, ये होने नहीं दे सकता था। 2004 के अंत में मीर जूक ने अपने पुराने दोस्तों को फोन करना शुरू किया। फेंगमिन गोंग नेटस्क्रीन के उनके साथ थे और बाद में इंट्रूजन डिटेक्शन में पीएचडी थे। दूसरे डेव स्टीवेंस, यूमिंग माओ सब तैयार थे। ये वो लोग थे जो सालों से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझते थे। इन चारों लोगों ने मिलकर 2005 में पालो अल्टो नेटवर्क्स की स्थापना की। मीर जूक की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पष्टता थी। उन्होंने पहली मीटिंग में ही कहा था, हम कोई नया फीचर नहीं बनाएंगे, हम पूरा गेम बदल देंगे। हम फायरवॉल नहीं, एप्लीकेशन को कंट्रोल करेंगे। हम पोर्ट नहीं, यूजर को देखेंगे। हम सिर्फ डिटेक्ट नहीं, प्रिवेंट करेंगे। वे जानते थे कि आने वाला दौर वर्चुअलाइजेशन का है। वीएमवेयर ने 2005-6 में ही दुनिया बदलनी शुरू कर दी थी। डेटा सेंटर में अब फिजिकल बॉक्स नहीं, वर्चुअल मशीन्स थी। पुराना फायरवॉल इनके बीच के ट्रैफिक को देख नहीं पाता था। मीर जूक ने ठान लिया था कि उनका फायरवॉल वर्चुअल भी होगा, फिजिकल भी होगा और दोनों में एक जैसा काम करेगा। मीर जूक का नेतृत्व अनोखा था। वे तकनीकी रूप से सबसे गहरे थे, लेकिन मीटिंग में सबसे कम बोलते थे। वे सुनते ज्यादा थे। अगर कोई इंजीनियर कहता था यह नहीं हो सकता, तो मीर बस एक सवाल पूछते थे, क्यों नहीं, और फिर इंजीनियर खुद ही जवाब ढूंढ लेता था। उनकी टीम में कोई टाइटल नहीं था। शुरुआत में सब कुछ सपाट था। सप्ताहांत में भी ऑफिस भरा रहता था। लोग घर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जो हो रहा था वो जादू था। मीर जूक ने कभी कॉलेज नहीं पूरा किया। उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास वह था जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी में नहीं दे सकती। युद्ध का अनुभव, असफलता का अनुभव और सबसे जरूरी भविष्य को देखने की क्षमता। 2018 में जब वे सीटीओ की कुर्सी छोड़कर एडवाइजरी रोल में गए और 2025 में पूरी तरह रिटायर हुए, तो उन्होंने एक बात कही थी जो उनकी पूरी जिंदगी का सार थी, मैंने हमेशा वही किया जो मुझे सही लगा, भले ही दुनिया कहती रही कि यह पागलपन है। पागलपन ही तो नवाचार है। मीर जूक कोई सीईओ नहीं थे जो सूट बूट में प्रेजेंटेशन देते हो। वे एक इंजीनियर थे, एक योद्धा थे, एक दृष्टि प्रदर्शक थे। पालो अल्टो नेटवर्क कोई कंपनी नहीं, मीर जूक का सपना था जो आज सच हो चुका है। अध्याय 3, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का आविष्कार, वह तकनीक जिसने दुनिया बदल दी। फरवरी 2007 का वह दिन साइबर सुरक्षा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सैन फ्रांसिस्को में आरएसए कॉन्फ्रेंस चल रहा था। हजारों सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एकत्र थे। उस समय तक कोई यही मानता था कि फायरवॉल का भविष्य सिर्फ तेज हार्डवेयर और ज्यादा पोर्ट्स में है। चेक पॉइंट, सिस्को, जूनिपर सब उसी दौड़ में थे कि कौन सबसे तेज बॉक्स बनाए। फिर स्टेज पर आए मीर जूक। उन्होंने एक सादा सा स्लाइड दिखाया। उस पर लिखा था, पोर्ट आर डेड, एप्लीकेशंस आर द न्यू पैरामीटर। और फिर उन्होंने दुनिया को पहला नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल दिखाया, PA4000 सीरीज। ये कोई साधारण लॉन्च नहीं था, ये घोषणा थी कि अब से सिक्योरिटी का नियम पूरी तरह बदल जाएगा। पुराना फायरवॉल क्यों मर चुका था? तो 2007 तक दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। फेसबुक, यूट्यूब, सेल्सफोर्स जैसी वेब एप्लीकेशन हर जगह थी। सब कुछ पोर्ट 80 और 443 HTTPS पर चल रहा था। हैकर्स
अब पोर्ट स्कैन नहीं करते थे, वे तो वही पोर्ट इस्तेमाल करते थे जो हर कोई इस्तेमाल करता है। वीएमवेयर ने डेटा सेंटर को वर्चुअल कर दिया था। अब ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक यानी सर्वर से सर्वर फिजिकल फायरवॉल से होकर ही नहीं गुजरता था। एसएसएल एन्क्रिप्शन बढ़ रहा था। फायरवॉल अंदर ही सामग्री देख ही नहीं पाता था। यानी पुराना फायरवॉल अंधा, बहरा और लंगड़ा हो चुका था। मिरझूक ने क्या नया किया? तो पालो अल्टो नेटवर्क्स ने 3 ऐसी तकनीकें एक साथ लॉन्च की जो उस समय किसी के पास नहीं थी। एप आईडी यानी एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। पहली बार कोई फायरवॉल यह बता सकता था कि नेटवर्क पर कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, चाहे वह किसी भी पोर्ट पर हो, चाहे वह एन्क्रिप्टेड हो। उदाहरण, अगर कोई कर्मचारी फेसबुक चैट इस्तेमाल कर रहा था तो फायरवॉल बता देता था कि यह फेसबुक चैट है, न कि सिर्फ पोर्ट 440 443 ट्रैफिक। दूसरा, यूजर आईडी। पहली बार फायरवॉल को यह पता था कि ट्रैफिक किस इंसान का है, न कि सिर्फ किस आईपी का। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी से सीधे इंटीग्रेट होता था। अब आप पॉलिसी लिख सकते थे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फेसबुक अलाउड, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं। कंटेंट आईडी। एक ही पास में फायरवॉल वायरस, स्पाईवेयर, डेटा लीक और यूआरएल फिल्टरिंग सब कुछ कर लेता था। और सबसे जरूरी, यह सब कुछ लाइन स्पीड पर होता था, बिना परफॉर्मेंस दिखाए। जादू की तकनीक, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग, SP3। यह वह गुप्त हथियार था जिसने सब कुछ संभव बनाया। पुराने फायरवॉल में हर फीचर, फायरवॉल, आईपीएस, यूआरएल फिल्टरिंग, अलग अलग प्रोसेस होता था। एक पैकेट को 6-7 बार स्कैन करना पड़ता था। इससे स्पीड गिरती थी, लेटेंसी बढ़ती थी। पालो अल्टो ने SP3 आर्किटेक्चर बनाया। एक ही बार में पैकेट को स्कैन करो, सारे फीचर्स पैरेलल में चले। कस्टम ASIC चिप्स और सॉफ्टवेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन कि 10 Gbps पर भी कोई देरी न हो। यह उस समय असंभव सा लगता था, लेकिन 2007 में PA4000 ने इसे सच कर दिखाया। बाजार की पहली प्रतिक्रिया। पहले साल तो लोग समझ ही नहीं पाए कि यह क्या है। बिक्री टीम को ग्राहकों को समझाना पड़ता था कि आपको अब 8 अलग अलग बॉक्स नहीं, सिर्फ एक बॉक्स चाहिए। कई CIO ने कहा, यह बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं। लेकिन कुछ दूरदर्शी संगठनों ने तुरंत अपनाया। एक बड़ा अमेरिकी विश्वविद्यालय, एक फॉर्च्यून 50 बैंक, एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी। इनके परिणाम देखकर बाकी दुनिया दौड़ी चली आई। 2008 तक पालो अल्टो नेटवर्क की ग्रोथ रॉकेट की तरह हो गई। गार्टनर ने भी मान लिया। 2009 में गार्टनर ने पहला एंटरप्राइज फायरवॉल मैजिक क्वाड्रेंट जारी किया। पालो अल्टो नेटवर्क्स को सीधे लीडर्स क्वाड्रेंट में रखा गया। पहली बार में ही चेक पॉइंट और सिस्को को चैलेंजर्स में डाल दिया गया। यह सिक्योरिटी इंडस्ट्री में भूचाल था। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का असली प्रभाव। तो 2010 तक पूरी इंडस्ट्री ने मान लिया था कि अब फायरवॉल का भविष्य यही है। चेक पॉइंट ने 2012 में, सिस्को ने 2013 में, फोर्टिनेट ने 2011 में, सबने अपनी नेक्स्ट जनरेशन लाइन्स लॉन्च की। लेकिन सबको पता था असली आविष्कारक कौन है। आज 2025 में भी जब कोई नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहता है तो उसका बेंचमार्क अभी भी पालो अल्टो नेटवर्क का PA सीरीज ही होता है। 70,000 से ज्यादा संगठन, 150 से ज्यादा देश, सब इसी तकनीक पर भरोसा करते हैं। यह कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये एक क्रांति थी। और इस क्रांति का नाम था नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। मिरजोक ने ठीक कहा था, ठीक ऐसा ही कहा था। हमने फायरवॉल को दोबारा आविष्कार किया,
हमने फायरवॉल को दोबारा आविष्कार नहीं किया, हमने उसे जीवित कर दिया। अध्याय 4, प्रारंभिक चुनौतियां और पहला बड़ा ब्रेक थ्रू 2007 से 2011। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को दुनिया के सामने ला तो दिया था, लेकिन असली युद्ध तो अब शुरू होने वाला था। 2007 से 2011 तक का समय पालो अल्टो नेटवर्क्स के लिए जीने या मरने का दौर था। सबसे पहला, बाजार समझ ही नहीं पाया कि ये क्या है। पहले 2 साल बिक्री टीम के लिए कष्टदायक थे। जब सेल्स इंजीनियर ग्राहक के पास जाते तो CIO पूछता, भाई यह ऐप आईडी क्या बला है? हमें तो चेक पॉइंट का फायरवॉल 10 साल से चला रहा है, यह दिक्कत है, क्या दिक्कत है? उत्तर देना आसान नहीं था, क्योंकि जो समस्या पालो अल्टो सुलझा रहा था वह अभी तक किसी को हुई ही नहीं थी। ग्राहक कहते, हमारे यहाँ तो कोई फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता। सेल्स टीम जवाब देती, सर आप चेक करके देखिए, आपके नेटवर्क पर अभी भी 40% ट्रैफिक फेसबुक का है, सिर्फ आप देख नहीं पाते। ग्राहक हैरान, फिर डेमो देखता, फिर खामोश, फिर पूछता, यह कितने का है? जवाब मिलता, चेक पॉइंट से थोड़ा महंगा, लेकिन आपको 6 अलग बॉक्स बच जाएंगे। चेक पॉइंट से थोड़ा महंगा, लेकिन आपको 6 अलग बॉक्स बच जाएंगे। फिर CIO सोचता और ज्यादातर बार कहता, अभी नहीं, अगले साल देखेंगे। दूसरा, प्रतियोगी ने कीचड़ उछालना शुरू किया। चेक पॉइंट और जूनिपर को लगा कि उनकी दुकान बंद होने वाली है। उन्होंने अपने सेल्स टीम को ट्रेनिंग दी, पालो अल्टो का प्रोडक्ट सिर्फ मार्केटिंग हाइप है, यह प्रोडक्शन में नहीं चल सकता, यह बहुत स्लो है, यह क्रैश करता है। कई बार तो प्रतियोगी ग्राहक के यहाँ जाकर झूठी POC यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रिपोर्ट पेश करते। पालो अल्टो की छोटी टीम के पास इतना संसाधन नहीं था कि हर जगह जाकर जवाब दे। वीर जुक ने एक ही बात कही, हम कोड से जवाब देंगे, स्लाइड से नहीं। तीसरा, पैसा खत्म होने की कगार पर। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, वेंचर कैपिटल फंडिंग रुक गई। पालो अल्टो के पास कैश बर्न रेट बहुत तेज था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हर महीने लाखों डॉलर खर्च हो रहे थे। 2009 की शुरुआत में कंपनी के पास सिर्फ 6 महीने का रनवे बचा था। निवेशक डर गए थे। बोर्ड मीटिंग में सवाल उठा, क्या हमें बेच देना चाहिए? वीर जुक ने एक ही जवाब दिया, हम बिकेंगे नहीं, हम दुनिया को खरीदेंगे। और फिर हुआ वह चमत्कार जिसने सब कुछ बदल दिया। चौथा, पहला बड़ा ग्राहक और फिर हिमस्खलन शुरू। 2009 के मध्य में एक बहुत बड़ा अमेरिकी विश्वविद्यालय, नाम गोपनीय रखा गया था उस समय, जिसने पालो अल्टो को मौका दिया। उनके पास 40,000 स्टूडेंट्स थे। नेटवर्क पर टोरेंट, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ चलता था। बैंडविड्थ खत्म हो रही थी। पुराना फायरवॉल कुछ नहीं कर पा रहा था। पालो अल्टो टीम ने 2 हफ्ते में पूरा कैंपस कवर कर दिया। परिणाम ये हुआ कि 65% अनावश्यक ट्रैफिक ब्लॉक, बैंडविड्थ की बचत 40%। कोई शिकायत नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चला कि उनका टोरेंट ब्लॉक हो गया। ग्रेसफुल ब्लॉकिंग। यह केस स्टडी RSA कॉन्फ्रेंस 2010 में पेश की गई। हॉल में तालियां नहीं रुकी। उसके बाद जो हुआ उसे पालो अल्टो हिमस्खलन कहते हैं। 2010 में कंपनी ने 1000वां ग्राहक जोड़ा। 2011 तक 5000 ग्राहक। हर नया ग्राहक पिछले ग्राहक की सक्सेस स्टोरी से आता था। पांचवा, टीम का विस्तार, लेकिन संस्कृति वही रही। 2011 तक कंपनी में 500 लोग हो गए थे। अब छोटी टीम नहीं रही थी। वीर जुक और संस्थापकों ने एक नियम बनाया, हम तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन कभी ब्यूरोक्रेसी नहीं आने देंगे। हम नए कर्मचारी को पहले दिन यही बताया जाता था, हर कर्मचारी को
यह टाइटल नहीं, काम बोलता है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रक्रिया बेकार है तो उसे मार डालो। छठा, गार्टनर का अंतिम मुहर 2011। 2011 में गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट, उसमें पालो अल्टो नेटवर्क को सबसे ऊपर दाएं कोने में रखा गया। लीडर्स क्वाड्रेंट में सबसे आगे चेक पॉइंट और सिस्को पीछे छूट गए। यह वह पल था जब पूरी दुनिया ने मान लिया और गेम बदल चुका है। और जिसने गेम बदला उसका नाम है पालो अल्टो नेटवर्क। 2007 में जब कंपनी लॉन्च हुई थी तब उनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट और 70 लोग थे। 2011 के अंत तक 5,000 प्लस ग्राहक, 500 प्लस कर्मचारी, 150 प्लस देशों में उपस्थिति, और सबसे जरूरी, कोई भी प्रतियोगी अब नेक्स्ट जनरेशन शब्द का इस्तेमाल करे तो सब जानते थे कि मूल कौन है। यह 4 साल का संघर्ष, असफलता का डर और अंत में जीत की वह कहानी थी जिसने पालो अल्टो नेटवर्क को अजेय बना दिया। अब कंपनी तैयार थी अगले कदम के लिए। अगला कदम था दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनना। अध्याय 5, आईपीओ और सार्वजनिक कंपनी बनने का ऐतिहासिक पल। 2012, 20 जुलाई 2012, सुबह 9:30 बजे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का घंटा बजा। टिकर सिंबल PANW। कंपनी का नाम पालो अल्टो नेटवर्क। शुरुआती कीमत $42 प्रति शेयर। पहले ही दिन शेयर 26% ऊपर बंद हुआ। एक दिन में ही कंपनी की वैल्यूएशन $6 बिलियन के पार पहुंच गई। 2012 का यह चौथा सबसे बड़ा टेक आईपीओ था फेसबुक के बाद। लेकिन यह सिर्फ पैसा जुटाने की कहानी नहीं थी, ये उस सपने की जीत थी जो 2005 में 25 लोगों के छोटे से ऑफिस में शुरू हुआ था। आईपीओ तक पहुंचने की तैयारी 2010 से 2012। 2010 के बाद कंपनी की ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर तिमाही दोगुनी बिक्री, हर महीने नया ग्राहक। लेकिन तेज ग्रोथ के साथ नई जरूरतें भी आई। बड़े ग्राहकों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे। उनके लिए कंपनी को मजबूत बैलेंस शीट दिखाना जरूरी था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पैसा डालना था। दुनिया भर में ऑफिस खोलने थे। 2011 की शुरुआत में बोर्ड ने फैसला किया, अब समय है सार्वजनिक होने का। मीर जुक और संस्थापकों के पास अभी भी कंपनी का बड़ा हिस्सा था। आईपीओ का मतलब था सपना अब सिर्फ उनका नहीं, पूरी दुनिया का हो जाएगा। साइलेंट पीरियड के दौरान भी तूफान। आईपीओ से पहले SEC का नियम है 6 महीने तक कोई प्रचार नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई नई घोषणा नहीं। लेकिन पालो अल्टो ने चुपके से कुछ ऐसा किया जो इतिहास बन गया। अप्रैल 2012 में एप्लीकेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया, पहला ओपन प्लेटफॉर्म जिस पर थर्ड पार्टी डेवलपर्स अपने सिक्योरिटी एप्स बना सकते थे। मई 2012 में पहला वर्चुअल फायरवॉल VM सीरीज लॉन्च किया। यह VMवेयर पर चलता था। डेटा सेंटर की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जून 2012 में वाइल्ड फायर लॉन्च हुआ, दुनिया का पहला क्लाउड बेस्ड मालवेयर एनालिसिस सिस्टम। अब अज्ञात मालवेयर भी 5 मिनट में पकड़ा जाता था। साइलेंट पीरियड में भी बाजार में हलचल थी। हर कोई जानता था यह आईपीओ कुछ अलग होने वाला है। घंटा बजाने वाला पल। 20 जुलाई 2012 को NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फर्श पर मीर जुक, मार्क मैकलॉगलिन तत्कालीन CEO और पूरी कोर टीम मौजूद थी। तत्कालीन CEO थे मार्क मैकलॉगलिन। जब घंटा बजा, वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। 7 साल पहले ये लोग एक छोटे से कमरे में सप्ताहांत पर काम करते थे। आज वे दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में घंटा बजा रहे थे। आईपीओ के बाद क्या बदला? पहला, पैसा आया, सबसे सपने बड़े हुए। आईपीओ से $250 मिलियन से ज्यादा कैश आया। अब कंपनी बिना डर के बड़े अधिग्रहण कर सकती थी, बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला सकती थी।
दूसरा, प्रतिभा का सुनामी। आईपीओ के बाद दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर, सेल्स लीडर और सिक्योरिटी रिसर्चर्स पालो अल्टो ज्वाइन करने लगे। मैं वहां काम करना चाहता हूं जहां असली नवाचार हो रहा है, यही कारण था। तीसरा, प्रतियोगियों को झटका। चेक पॉइंट और जूनिपर के शेयर उस दिन गिर गए। बाजार ने साफ संदेश दे दिया, नई पीढ़ी का राजा कोई और है। चौथा, कर्मचारियों की जिंदगी बदली। जो 25 लोग 2005 में शामिल हुए थे, जो 2007 में रात रात भर कोड लिखते थे, वे रातों रात करोड़पति बन गए। कई लोगों ने अपने माता पिता का घर खरीद दिया, कई ने स्टार्टअप शुरू किए। लेकिन सबसे खूबसूरत बात, ज्यादातर लोग अभी भी कंपनी में है। 2021 एक और ऐतिहासिक कदम। 9 साल बाद जून 2021 में पालो अल्टो नेटवर्क ने न्यूयॉर्क से नैस्डैक में छलांग लगाई। नया टिकर अभी भी PANW, लेकिन अब कंपनी $70 बिलियन से ज्यादा की थी। यह सिर्फ एक एक्सचेंज ट्रांसफर नहीं था, ये घोषणा थी कि हम अब सिर्फ फायरवॉल कंपनी नहीं, पूरी साइबर सिक्योरिटी की लीडर है। आईपीओ का असली मतलब। 20 जुलाई 2012 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उस दिन था जब नीर झुक का 2005 का सपना पूरी तरह सच हो गया। एक छोटी सी टीम ने साबित कर दिया कि अगर आप सचमुच दुनिया को बदलने वाली तकनीक बना रहे हो, तो दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी, चाहे तुम्हारे पास डिग्री न हो, चाहे तुम्हारा ऑफिस 10 बाय 10 का कमरा हो। आईपीओ के बाद नील झुक ने सिर्फ एक वाक्य कहा था, जो आज भी कंपनी के हर ऑफिस में लिखा है। वी डिडंट गो पब्लिक टू गेट रिच, वी वेंट पब्लिक टू चेंज द वर्ल्ड, एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और सचमुच वे अभी शुरू ही हुए थे। अध्याय 6, 3 स्तंभ, एक मिशन, स्ट्राटा, प्रिज्मा और कॉर्टेक्स, 2012 से 2025 तक। आईपीओ के बाद पालो अल्टो नेटवर्क्स के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? तो नीर झुक और टीम जानते थे कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल सिर्फ शुरुआत था। साइबर हमले अब सिर्फ नेटवर्क पर नहीं, क्लाउड में, मोबाइल पर, आईओटी डिवाइसेस पर, हर जगह हो रहे थे। अगर कंपनी को अगले 10 साल का लीडर बनना था, तो उसे तीनों मोर्चों पर एक साथ राज करना था। पहला, नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरा क्लाउड सिक्योरिटी और तीसरा सिक्योरिटी ऑपरेशन। इसी सोच से 2018 से 2020 के बीच कंपनी ने अपना पूरा पोर्टफोलियो 3 बड़े प्लेटफॉर्म में बांट दिया। ये तीनों आज भी पालो अल्टो की रीढ़ है। पहला, स्ट्राटा, नेटवर्क सिक्योरिटी का राजा। स्ट्राटा वही है जो दुनिया सबसे पहले पालो अल्टो से जोड़ती है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। लेकिन 2012 के बाद यह सिर्फ एक बॉक्स नहीं रहा, यह पूरा नेटवर्क सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बन गया। मुख्य प्रोडक्ट्स की बात करें तो PA सीरीज, PS220 से लेकर PA7000 तक। VM सीरीज, VMware, Amazon वेब सर्विसेज, एज्योर, KVM हर जगह चलता है। CM सीरीज, क्यूबरनेट्स के लिए। प्रिज्मा एक्सेस, दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी क्लाउड नेटवर्क। सबसे खास बात, सारी पॉलिसी एक ही जगह से बनती है, चाहे डेटा सेंटर हो, ब्रांच ऑफिस हो या रिमोट एम्प्लॉय हो, एक ही पॉलिसी हर जगह लागू। यह जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस का असली मतलब है। दूसरा, प्रिज्मा, क्लाउड का पूरा कवच। 2018 में जब निकेश अरोड़ा CEO बने, तो उन्होंने पहली मीटिंग में पूछा, हम क्लाउड में कितने बड़े हैं? जवाब मिला, लगभग 0। अरोड़ा ने उसी दिन घोषणा की, अगले 5 साल में हम क्लाउड सिक्योरिटी में नंबर 1 बनेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। प्रिज्मा ब्रांड के तहत 4 बड़े प्रोडक्ट्स आए। प्रिज्मा क्लाउड, दुनिया का सबसे व्यापक क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। प्रिज्मा एक्सेस,
SAAC यानी सिक्योर एक्सेस सर्विस एज इसका लीडर 2025 तक 85 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। प्रिज्मा SDWAN 2019 में क्लाउड गेनिक्स अधिग्रहण से आया। अब ब्रांच ऑफिस का पूरा नेटवर्क और सिक्योरिटी एक ही डिवाइस से चलता है। आज अगर कोई अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या गूगल क्लाउड पर है तो सबसे ज्यादा डिप्लॉयड क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रिज्मा क्लाउड ही है। तीसरा, कॉर्टेक्स सोचने वाली मशीन। 2025 तक साइबर हमले इतने तेज और जटिल हो चुके हैं कि इंसान अकेला नहीं लड़ सकता। कॉर्टेक्स इसी समस्या का जवाब है। AI और ऑटोमेशन से चलने वाला सिक्योरिटी ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म। मुख्य प्रोडक्ट्स की बात करें तो कॉर्टेक्स XDR एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, एंड पॉइंट नेटवर्क क्लाउड, सबका डेटा एक जगह लाकर हमले की पूरी कहानी बताता है। कॉर्टेक्स SOAR दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। कॉर्टेक्स एक्सपेंस अटैक सरफेस मैनेजमेंट, आपकी कंपनी से बाहर जो इंटरनेट पर दिख रहा है उसे स्कैन करके कमजोरियां बताता है। कॉर्टेक्स डेटा लेक, सबसे बड़ा एक ही जगह स्टोर होता है। सबका डेटा एक ही जगह स्टोर होता है। यही तीनों प्लेटफॉर्म्स को जोड़ता है। कॉर्टेक्स की सबसे बड़ी ताकत, यह सिर्फ अलर्ट नहीं देता, पूरा हमला अपने आप रोक देता है। 2024 में एक बड़े अमेरिकी बैंक पर रैनसमवेयर अटैक हुआ। मानव टीम को पता चलने से 47 मिनट पहले कॉर्टेक्स ने अटैक रोक दिया था। तीनों प्लेटफॉर्म्स का जादू, एक डैशबोर्ड, एक पॉलिसी, एक सच्चाई। 2020 में निकेश अरोड़ा ने प्लेटफॉर्माइजेशन की घोषणा की। अब ग्राहकों को 50 अलग अलग कंसोल नहीं चलाने पड़ते, सब कुछ एक ही पोर्टल पालो अल्टो नेटवर्क हब से होता है। एक ही पॉलिसी नेटवर्क पर, क्लाउड पर और SOC में लागू हो जाती है। यह आज की तारीख में दुनिया का सबसे एकीकृत और सबसे व्यापक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। 70,000 प्लस ग्राहक, 150 प्लस देश, 85 मिलियन प्लस यूजर, सब इसी 3 स्तंभों पर टिके हैं। 2025 में स्थिति की बात करते हैं तो स्ट्राटा अभी भी नेटवर्क सिक्योरिटी में नंबर 1, प्रिज्मा क्लाउड सिक्योरिटी में नंबर 1, कॉर्टेक्स XDR और SOAR में नंबर 1। मिरझुक ने 2005 में जो सपना देखा था, डिजिटल दुनिया को पूरी तरह सुरक्षित करना, वह सपना अब तीनों शब्दों में पूरा हो चुका है। स्ट्राटा, प्रिज्मा और कॉर्टेक्स। और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस आधी है। अध्याय 7, अधिग्रहणों की शतरंज। कैसे पालो अल्टो ने 20 साल में 30 प्लस कंपनियों को निगल लिया और फिर भी खुद बना रहा। तो पालो अल्टो नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि वह खुद सब कुछ बनाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक को पहचानता है, उसे खरीदता है और फिर उसे इतनी खूबसूरती से अपने प्लेटफॉर्म में मिला देता है कि कोई जोड़ दिखाई ही नहीं देता। 2025 तक कंपनी ने 30 से ज्यादा अधिग्रहण किए हैं। हर अधिग्रहण एक सोची समझी शतरंज की चाल थी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कुछ चालें हैं जो कंपनी को आज की स्थिति में ले आई। 2014 में किवेरा का अधिग्रहण, CYVERA किवेरा का अधिग्रहण। रैनसमवेयर रोकने की अनोखी तकनीक मिली जो बाद में ट्रैप्स और कॉर्टेक्स XDR का कोर बनी। 2018 में Evident.io और रेडलॉक, ये दोनों मिलकर प्रिज्मा क्लाउड की नींव बने। 2019 में 3 बड़े धमाके। डेमिस्टो, दुनिया का सबसे तेज SOAR प्लेटफॉर्म,
आज कॉर्टेक्स XSOR के नाम से जाना जाता है। ट्विस्ट लॉक कंटेनर और क्यूबरनेट्स सिक्योरिटी का बादशाह, प्रिज्मा क्लाउड का मुख्य हिस्सा। प्योरसेक सर्वरलेस सिक्योरिटी की शुरुआत। 2020 में क्लाउड जेनिक्स SD-WAN की नई परिभाषा लिखी। आज प्रिज्मा SD-WAN के नाम से चलता है। 2021 में ब्रिज क्रू डेवलपर्स को कोड लिखते समय ही सिक्योरिटी चेक करने की ताकत दी। 2022 में साइडर सिक्योरिटी CI/CD पाइपलाइन को पूरी तरह सुरक्षित किया। 2024 में टेलोन साइबर सिक्योरिटी एंटरप्राइज ब्राउजर सिक्योरिटी को प्रिज्मा एक्सेस में जोड़ा। 2025 में साइबर आर्क दुनिया की नंबर 1 आइडेंटिटी सिक्योरिटी कंपनी। यह अधिग्रहण अभी तक का सबसे बड़ा है और इसके बाद पालो अल्टो के नेटवर्क, क्लाउड, SOC और अब आइडेंटिटी चारों क्षेत्रों में नंबर 1 की स्थिति होगी। अधिग्रहणों की 3 गुप्त नीतियां जो कोई नहीं बताता। फाउंडर्स को नहीं, उनकी आत्मा को खरीदते हैं। ज्यादातर खरीदी हुई कंपनियों के मूल फाउंडर्स आज भी पालो अल्टो में है और बड़े बड़े प्रोडक्ट चला रहे हैं। डेमिस्टो के चारों फाउंडर्स आज भी कंपनी में है। ट्विस्ट लॉक के फाउंडर्स आज भी प्रिज्मा क्लाउड की रणनीति बनाते हैं। दूसरा, 100 दिन का जादू। हर अधिग्रहण के बाद एक सख्त 100 दिन का प्लान। सबसे पहले 30 दिन में प्रोडक्ट को कॉर्टेक्स डेटा लेक से जोड़ दो। अगले 40 दिन में पॉलिसी को पैनोरामा और या प्रिज्मा से कंट्रोल करने लायक बना दो। आखिरी 30 दिनों में पुराने ग्राहकों को मुफ्त माइग्रेशन दे दो और 100वें दिन ग्राहक को पता ही नहीं चलता कि उसने कोई नई कंपनी का प्रोडक्ट जोड़ा है। नाम मिटाओ, तकनीक अमर करो। रेड लॉक, ट्विस्ट लॉक, Evident.io, डेमिस्टो, ये सारे नाम अब इतिहास है, लेकिन इनकी तकनीक आज भी लाखों संगठनों को बचा रही है। सबसे बड़ा दाव, साइबर आर्क 2025। जब 2025 में साइबर आर्क के अधिग्रहण की घोषणा हुई तो पूरी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री सन्न रह गई। इसके बाद पालो अल्टो के पास 4 मूल तत्व होंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑपरेशंस और FDR, आइडेंटिटी सिक्योरिटी। निकेश अरोड़ा ने उस दिन सिर्फ एक वाक्य कहा था, हम कोई बड़ी कंपनी नहीं बना रहे, हम एकमात्र ऐसी कंपनी बना रहे जिसको आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए कभी जरूरत पड़ेगी। अंत में यही साबित हुआ। पालो अल्टो ने दिखा दिया कि बड़ा होने का मतलब हमेशा खुद सब कुछ बनाना नहीं होता। कभी कभी सबसे समझदारी भरी चाल यही होती है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को अपनी टीम में बुला लो और फिर उन्हें इतनी आज़ादी और संशोधन दे दे कि वे अपना पूरा जादू चला सके। यह अधिग्रहणों की कहानी नहीं है, यह एक साम्राज्य बनाने की कहानी है जहां हर ईंट को बड़ी सावधानी से चुना गया। अध्याय 8 42 यूनिट 42, वह गुप्त सेना जो दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स को पकड़ती है। अगर पालो अल्टो नेटवर्क को साइबर सुरक्षा का आयरन डोम कहे तो यूनिट 42 उसका मौसाद है। 2013 में जब यह टीम बनी थी तब इसके सिर्फ 5 लोग थे। 2025 में यह दुनिया की सबसे सम्मानित और सबसे खतरनाक थ्रेट इंटेलिजेंस टीम है। नाम यूनिट 42 जानबूझकर रखा गया। यह हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी की उस किताब को श्रद्धांजलि है जिसमें लिखा है कि जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का जवाब है 42। टीम का मानना है कि हर साइबर हमले का भी कोई न कोई जवाब जरूर होता है। यूनिट 42 ने दुनिया को क्या क्या दिया। पहला, मिराई बॉटनेट का पर्दाफाश 2016। जब पूरी दुनिया का इंटरनेट एक दिन के लिए ठप हो गया था, यूनिट 42 ने सबसे पहले बताया कि यह IoT डिवाइस यानी कैमरे, राउटर से बना बॉटनेट है। इसके बाद पूरी दुनिया ने IoT सिक्योरिटी को गंभीरता से लिया। दूसरा, WannaCry
और नोटपेडिया की उसकी पूरी कहानी। जब ये दोनों रैनमसवेयर दुनिया भर में तबाही मचा रहे थे, यूनिट 42 ने रियल टाइम में कोड एनालिसिस किया और फ्री डिस्क्रिप्शन टूल जारी किया। लाखों कंपनियां बच गई। तीसरा, सोलरविड्स हैक 2020, सबसे बड़ा सप्लाई चेन अटैक। जब रूस ने अमेरिका के सैकड़ों सरकारी विभागों में सेंध लगाई, यूनिट 42 ने सबसे पहले पूरी तकनीकी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट आज भी साइबर सुरक्षा की बाइबिल मानी जाती है। लॉजी फॉर सेल दुनिया 2021 का सबसे खतरनाक बग। यूनिट 42 ने इसे सबसे पहले पब्लिक किया और पूरी दुनिया को बचाने के लिए 24/7 हेल्पलाइन चलाई। पांचवा, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान साइबर फ्रंट लाइन 2022 से 2025 तक। यूनिट 42 की टीम कीव में थी, मॉस्को में थी और दोनों तरफ के अटैक को रियल टाइम में ट्रैक कर रही थी। उनकी रिपोर्ट सीधे व्हाइट हाउस और क्रेमलिन तक पहुंचती थी। यूनिट 42 के सुपर हीरो, कुछ नाम जो दुनिया जानती है। रयान ओल्सन, यूनिट 42 का पहला हेड, आज भी लीजेंड। जेन गोव, रैनमसवेयर की रानी, हर बड़े गैंग की फाइल रखती है। माइक एब्राशॉफ, मालवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग का जादूगर। विक्टोरिया छद्मनाम, विक्टोरिया डार्क वेब में घुसकर हैकर्स से बात करती है। उसकी पहचान आज तक गुप्त है। डार्क वेब में दस्तक। तो यूनिट 42 के लोग डार्क वेब के सबसे रैनमसवेयर गैंग्स उनके साथ चैट करते हैं। वे हैकर्स को टोकते हैं, कभी कभी ट्रोल करते हैं और कई बार उन्हें कानूनी जाल में फंसाने में मदद करते हैं। 2023 में जब लॉकबीट का लीक साइट बंद हुआ था, तो उसका एक कारण यूनिट 42 की गुप्त ऑपरेशन था। एफबीआई और इंटरपोल का सबसे भरोसेमंद साथी। एफबीआई की मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल्स लिस्ट में जितने भी नाम है, उनमें से आधे से ज्यादा का पहला क्लू यूनिट 42 ने लिया है। 2024 में जब एक रूसी हैकर जो म्यूनिख एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, तो उसके लैपटॉप में यूनिट 42 का कोड नेम लिखा हुआ था। हर प्रोडक्ट की आत्मा। यूनिट 42 का काम सिर्फ रिपोर्ट लिखना नहीं है, उनकी हर खोज सीधे पालो आल्टो के प्रोडक्ट्स में जाती है। वाइल्ड फायर को नया मालवेयर सैंपल, कॉर्टेक्स XDR को नया अटैक पैटर्न, प्रिज्मा क्लाउड को नया क्लाउड थ्रेट। यानी जो खतरा यूनिट 42 आज पकड़ती है, वह कल सुबह तक दुनिया के 70,000 ग्राहकों के सिस्टम में अपने आप ब्लॉक हो जाता है। एक छोटी सी कहानी, सच्ची। 2022 में एक भारतीय बैंक पर बड़ा अटैक हुआ। शाम 7 बजे हैकर्स ने एन्क्रिप्शन शुरू कर दिया। बैंक की एसओसी की टीम कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। रात 8 बजे उन्होंने यूनिट 42 के इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। 10 मिनट बाद एक यूनिट 42 एनालिस्ट जूम पर आया। रात 2 बजे तक अटैक रोक दिया गया। सुबह 6 बजे बैंक का CEO रो रहा था। उसने कहा था, आप लोग देवता है। यूनिट 42 कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, यह वह गुप्त सेना है जो रात दिन जागती है ताकि बाकी दुनिया चैन से सो सके। और जब भी दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर सोचता है कि वह अजय है, तो उसे याद आता है कहीं न कहीं कोई यूनिट 42 का शेर उसके पीछे लगा हुआ है। अध्याय 9, निकेश अरोड़ा, वह शख्स जिसने पालो आल्टो को साइबर सुरक्षा का एप्पल बना दिया। 18 जून 2018, पालो आल्टो नेटवर्क्स ने घोषणा की कि नया CEO निकेश अरोड़ा होंगे। उस दिन तक कंपनी अच्छी चल रही थी, लेकिन महान नहीं थी। निकेश के आने के 7 साल बाद 2025 में कंपनी न सिर्फ सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, बल्कि सबसे प्रशंसित, सबसे एकीकृत और सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेक कंपनी है। यह निकेश अरोड़ा की कहानी है, एक ऐसे नेता की जिसने साबित कर दिया
कि साइबर सुरक्षा भी सेक्सी हो सकती है। निकेश कौन थे? आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में शुरुआत, गूगल में 10 साल, यूरोप के हेड, फिर चीफ बिजनेस ऑफिसर, सॉफ्ट बैंक में प्रेसिडेंट और सीओओ 2014 से 2016। माया मासायोशी सन के दाहिने हाथ, 100 बिलियन विजन फंड के आर्किटेक्ट, 2016 से 2018। बीच में रिटायरमेंट, वेंचर कैपिटल, घूमना फिरना। जब पालो आल्टो का ऑफर आया तो निकेश 50 साल के थे। उन्होंने बाद में बताया था, मैंने सोचा था कि अब बस आराम करूंगा, लेकिन जब नीर जूक ने फोन किया और कहा हम साइबर सुरक्षा को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा चलो एक आखिरी बार दुनिया बदलते हैं। पहले 100 दिन में निकेश ने क्या किया? पहला दिन, पूरी कंपनी को एक स्लाइड दिखाई। उस पर सिर्फ 3 शब्द थे, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म। उन्होंने कहा हम अब अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि ग्राहकों को दूसरी कंपनी का नाम ही याद न रहे। पहले 100 दिनों में 3 बड़े फैसले। पहला, 3 प्लेटफॉर्म की घोषणा, स्ट्राटा, प्रिज्मा और कॉर्टेक्स। दूसरा, हर प्रोडक्ट को कॉर्टेक्स डेटा लेक से जोड़ने का आदेश। तीसरा, सेल्स टीम को नया मंत्र, हम सॉल्यूशंस नहीं आउटकम बेचते हैं। निकेश का 3 जादू। निकेश ने कंपनी को 3 मूल मंत्र दिए जो आज भी हर दीवार पर लिखे हैं। कस्टमर सक्सेस, रेवेन्यू, अगर ग्राहक सफल नहीं तो हमारा रेवेन्यू अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा, वन पालो आल्टो, चाहे ग्राहक स्ट्राटा खरीदे, प्रिज्मा खरीदे या कॉर्टेक्स, उसे एक ही बिल, एक ही सपोर्ट, एक ही डैशबोर्ड मिलेगा। बी बोल्ड, अगर हम वही करेंगे जो चेकपॉइंट और क्राउड स्ट्राइक कर रहे हैं तो हम हमेशा नंबर 2 रहेंगे। हम वो करेंगे जो कोई भी नहीं सोचता और कोई भी नहीं कर सकता। निकेश के 7 साल और 7 बड़े धमाके। 2018 क्या हुआ उसके बारे में बात करें तो प्लेटफॉर्माइजेशन की घोषणा, 3 प्लेटफॉर्म्स का जन्म। 2019 5 बड़े अधिग्रहण। 2020 प्रिज्मा एक्सेस को दुनिया का सबसे बड़ा SaaS प्लेटफॉर्म बनाया। 2021 कॉर्टेक्स XDR को नंबर 1 XDR बनाया, क्राउड स्ट्राइक को पीछे छोड़ा। 2022 पहली बार 1 लाख प्लस ग्राहक। 2023 पहली बार मार्केट कैप $100 बिलियन पार। 2025 साइबर आर्क अधिग्रहण, अब आइडेंटिटी भी हमारा। निकेश की नेतृत्व शैली, हर सोमवार सुबह 6 बजे पूरी लीडरशिप के साथ वॉर रूम मीटिंग। हर तिमाही में खुद 10 बड़े ग्राहकों से मिलते हैं। हर साल 100 से ज्यादा कर्मचारियों के घर डिनर पर जाते हैं। गलत करने वालों को डांटते नहीं, अगला मौका देते हैं, लेकिन जो ग्राहक को नुकसान पहुंचाए उसे तुरंत बाहर। कर्मचारियों का निकेश, कंपनी के अंदर निकेश को टेने कहते हैं, यानी निकेश अरोड़ा NA कहते हैं। ग्लासडोर पर 99% अप्रूवल रेटिंग 2025 तक। न्यूज़वीक के मोस्ट लव्ड पर वर्कप्लेस में लगातार टॉप 5 कंपनी में निकेश डे मनाया जाता है हर साल 18 जून को। दुनिया क्या कहती है? जिम क्रैमर CNBC, निकेश ने साइबर सुरक्षा को सेक्सी बना दिया। सत्या नडेला, अगर मुझे कोई दूसरा CEO चुनना हो तो अपनी कंपनी के लिए तो निकेश ही होंगे। वीर जूक, मैंने कंपनी बनाई थी, निकेश ने उसे अमर कर दिया। 2025 में निकेश कहाँ है? अभी भी CEO है, कहते हैं मेरा काम तब तक खत्म नहीं जब तक हर कंपनी, हर व्यक्ति डिफॉल्ट में सुरक्षित न हो। निकेश अरोड़ा कोई CEO नहीं है, वे एक मिशन के आदमी है और उनका मिशन है साइबर सुरक्षा को इतना आसान और शक्तिशाली बना दो कि हैकर्स का धंधा ही बंद हो जाए। और 7 साल में उन्होंने साबित कर दिया कि यह मुमकिन है। अध्याय 10, पालो आल्टो की आत्मा, वह संस्कृति जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पालो आल्टो नेटवर्क्स
कोई सामान्य कंपनी नहीं है, यह एक विचारधारा है। 2025 में जब दुनिया की टॉप टेक कंपनियां ले ऑफ, बर्नआउट और टॉक्सिक कल्चर की खबरों से भरी है, पालो अल्टो नेटवर्क चुपचाप दुनिया के सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों में टॉप 5 पर बना हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है, यह 2005 से चले आ रहे डीएनए का नतीजा है। मूल 4 मूल्य जो आज भी हर दीवार पर लिखे हैं। डिसरप्ट द स्टेटस क्यू। अगर हम वही करेंगे जो बाकी कर रहे हैं तो हम हमेशा नंबर 2 रहेंगे। नीरजुक ने पहले दिन ही कहा था, हम यहाँ इसलिए हैं दुनिया को बदले, न कि उसमें फिट होने के लिए। एग्जीक्यूट विथ एक्सीलेंस। आइडिया अच्छा होना काफी है, अच्छा होना काफी नहीं, उसे दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाकर देना पड़ता है। कोड में बग हो सकता है, लेकिन डिलीवरी में कोई बहाना नहीं। तीसरा, टेक स्मार्ट रिस्क। गलती करने की पूरी आजादी है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। निकेश अरोड़ा ने कहा था, मैं फेलियर से नहीं डरता, मैं इन एक्टिविटी से डरता हूँ। बी कस्टमर ऑब्सेस्ड। हर मीटिंग का पहला सवाल, यह ग्राहक के लिए क्या कर रहा है? अगर जवाब नहीं तो प्रोजेक्ट वही खत्म। संस्कृति के साथ अनकहे नियम। पहला, कोई सिली मीटिंग नहीं। अगर मीटिंग का एजेंडा नहीं तो मीटिंग नहीं। हर मीटिंग की शुरुआत में एक स्लाइड, इस मीटिंग का ग्राहक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, टाइटल से नहीं, काम से पहचान। कंपनी में फेलो टाइटल सिर्फ 12 लोगों के पास है, उनमें से एक डिलीवरी बॉय से इंजीनियर बना था। तीसरा, सप्ताहांत पर भी ऑफिस भरा रहता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वे जो बना रहे हैं उससे प्यार करते हैं। नीरजुक ने कहा था, अगर आपको शुक्रवार शाम को घर आने की जल्दी है तो आप गलत जगह है। विविधता वास्तविक है, दिखावा नहीं। 2025 में 45% वुमेन लीडरशिप रोल्स में, 60% से ज्यादा एशियाई और अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स इंजीनियरिंग में। LGBTQ+ इक्वालिटी में परफेक्ट 100 स्कोर लगातार 10 साल से। पांचवा, नो एसोल नियम। कितना भी ब्रिलियंट हो, अगर टीम के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता तो बाहर। एक वाइस प्रेसिडेंट को इसलिए निकाला गया था क्योंकि वह मीटिंग में लोगों को छोटा करता था। छठा, सबसे अच्छे लोग खुद चलकर आते हैं। रेफरल रेट 65% से ऊपर। लोग कहते हैं, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था, यहाँ जादू होता है। सातवां, ग्राहक की जीत हमारी जीत। हर तिमाही में हीरो अवार्ड होते हैं। 2024 में भारतीय इंजीनियर को हीरो चुना गया है क्योंकि उसने रात 3 बजे एक अस्पताल का सिस्टम बचाया था। निकेश अरोड़ा खुद उसके घर गए और उसकी मां को सम्मान दिया। इग्नाइट कॉन्फ्रेंस, संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव। हर साल जून में लास वेगास में इग्नाइट होता है। 50,000 लोग आते हैं, लेकिन यह कोई सेल्स इवेंट नहीं, यह एक परिवार का मिलन है। कर्मचारी अपने बच्चों को लाते हैं, ग्राहक अपने परिवार को लाते हैं। एक दिन पूरा किड्स डे होता है जहां बच्चे कोडिंग सीखते हैं। 2025 में कर्मचारी क्या कहते हैं? तो ग्लासडोर रिव्यू, यहाँ काम करना सम्मान की बात है। यहाँ लोग पैसे के लिए नहीं, मिशन के लिए काम करते हैं। एक पुराना कर्मचारी 2006 ज्वाइन किया था, अभी भी है। मैंने कई कंपनियां देखी, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है उसे पालो अल्टो में 20 साल बाद भी वही जुनून है। यह कोई कंपनी नहीं, एक मिशन है। अंत में यही है पालो अल्टो की असली ताकत। तकनीक कॉपी की जा सकती है, प्रोडक्ट कॉपी किए जा सकते हैं, लेकिन यह संस्कृति कोई कॉपी नहीं कर सकता। नीरजुक ने नींव रखी, निकेश अरोड़ा ने उसे आसमान छूने दिया और 35,000 कर्मचारी हर दिन उसे जीते हैं। यह संस्कृति ही जो पालो अल्टो को सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक आंदोलन बनाती है। और जब तक यह आंदोलन जिंदा है,
पालो अल्टो नेटवर्क्स को कोई हरा नहीं सकता। अध्याय 11 साइबर थ्रेट अलायंस और ग्लोबल साइबर रेंज। जब पालो अल्टो ने अकेले नहीं पूरी दुनिया को साथ लेकर लड़ना चुना। साइबर अपराधी देशों की सीमाएं तोड़ नहीं मानते, उनका कोई झंडा नहीं होता। इसलिए पालो अल्टो नेटवर्क्स ने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि हम अकेले सबसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन दुनिया को सुरक्षित सिर्फ मिलकर कर सकते हैं। साइबर थ्रेट अलायंस 2014 में जन्म। 2014 में पालो अल्टो ने मैकएफी और सीमेंटेक उस समय उसको एक कमरे में बुलाया। बैठक का एजेंडा सिर्फ एक लाइन था, हम आपस में एक दूसरे को हर रोज थ्रेट इंटेलिजेंस शेयर करेंगे बिना किसी शर्त के। उस समय यह पागलपन लग रहा था, कंपनियां एक दूसरे की दुश्मन थी, लेकिन पालो अल्टो ने कहा हम आपस में लड़ेंगे तो हैकर्स हंसेंगे। 2014 में 4 कंपनियों से शुरू हुआ सीटीए 2025 में 30 प्लस सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनियों का गठबंधन बन चुका है। क्राउड स्ट्राइक, सिस्को, चेकपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब सदस्य है। हर दिन सीटीए के जरिए 5 लाख से ज्यादा नए थ्रेट इंडिकेटर्स शेयर होते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट थ्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क है और इसका संस्थापक और आज भी सबसे बड़ा योगदान करता है पालो अल्टो नेटवर्क। ग्लोबल साइबर रेंज इनिशिएटिव 2019 से 2019 में पालो अल्टो ने घोषणा की हम हर देश में मुफ्त साइबर रेंज बनाएंगे जहां कोई भी आकर साइबर युद्ध की ट्रेनिंग ले सके। 2025 तक 40 प्लस देशों में साइबर रेंज 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रेन हुए। भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में 3 रेंज, सिंगापुर, जापान, सऊदी अरब, ब्राजील हर जगह। हर रेंज में आप रियल टाइम में रैनमसवेयर अटैक, एपीटी अटैक, जीरो डे अटैक का सामना करते हैं। सबसे खास बात, ये ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त है। छात्र, सरकारी अफसर, छोटी कंपनियां कोई भी आ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साझेदारी। तो 2020 के पालो अल्टो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऑफिशियल साइबर सिक्योरिटी पार्टनर है। हर साल दावोस में मुकेश अरोड़ा और यूनिट 42 की टीम विश्व नेताओं को साइबर खतरे समझाती है। 2024 में जब एक बड़े देश पर साइबर हमला हुआ था तो उसकी पहली ब्रीफिंग WEF के जरिए ही दुनिया को दी गई थी। साइबर पीस कोर 2023 में शुरू। 2023 में पालो अल्टो ने 1000 कर्मचारियों की एक विशेष टीम बनाई। इनका काम दुनिया के उन देशों में जाना जहां साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, वहां हफ्तों रहकर अस्पतालों, बैंकों, सरकारी सिस्टम को मुफ्त में सुरक्षित करना। 2025 तक यह टीम 18 देशों में जा चुकी है, जिसमें से एक देश अफ्रीका का था जहां एक छोटा सा अस्पताल रैनमसवेयर से बंद होने वाला था। पालो अल्टो की टीम 72 घंटे में सिस्टम रिस्टोर कर लाई। अस्पताल के डायरेक्टर ने रोते हुए कहा था, आपने सिर्फ हमारा अस्पताल नहीं, हमारो हजारों जिंदगियां बचाई। एक छोटी सी सच्ची घटना 2022 की। 2022 में यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ। पहले 48 घंटों में यूक्रेन का 70% इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। पालो अल्टो ने तुरंत 50 इंजीनियरिंग की टीम को कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहां पर भेजी। वे बॉम्ब शेल्टर में बैठकर यूक्रेन के बैंक, अस्पताल और सरकारी नेटवर्कों को बचाते रहे। यूनिट 42 ने रियल टाइम में रूसी मालवेयर को रिसेप्ट करके ब्लॉक किया। यूक्रेन के डिजिटल मिनिस्टर ने बाद में कहा था, जब पूरी दुनिया सिर्फ स्टेटमेंट दे रही थी, पालो अल्टो नेटवर्क्स ने जूते पहने और मैदान में उतर आई। अंत में यही है पालो अल्टो का असली चरित्र। यह कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, यह एक जिम्मेवारी निभाती है। यह नील जूक ने 2005 में कहा था, हमारा मिशन सिर्फ अपने ग्राहकों को सुरक्षित करना नहीं, बल्कि पूरी
डिजिटल दुनिया को सुरक्षित करना है। और पिछले 20 सालों में पालो अल्टो ने हर कदम पर यही साबित किया है। चाहे थ्रेट इंटेलिजेंस शेयर करना हो, चाहे मुफ्त ट्रेनिंग देना हो, चाहे युद्ध के मैदान में खड़े होकर सिस्टम बचाना हो, यह कंपनी इसलिए महान है क्योंकि यह कभी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, यह सोचती है अगला अटैक किस पर होगा और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। और यही कारण है कि जब साइबर दुनिया में तूफान आता है तो दुनिया एक ही नाम पुकारती है, पालो अल्टो नेटवर्क। अध्याय 12, अंतिम अध्याय। 2025 से आगे, वह भविष्य जिसे नीरजूक ने 2005 में देख लिया था। दिसंबर 2025, पालो अल्टो नेटवर्क अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, यह साइबर सुरक्षा का पर्याय बन चुकी है। जब कोई CIO सोचता है मुझे पूरी तरह सुरक्षित होना है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, PANW। 2025 के आंकड़े जो इतिहास बन चुके हैं। 85,000 प्लस ग्राहक, 150 प्लस देशों में उपस्थिति, 35,000 कर्मचारी, मार्केट कैप $120 बिलियन से ऊपर, दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी क्लाउड नेटवर्क, 3,000 प्लस POP, हर सेकंड 25 मिलियन से ज्यादा अटैक ब्लॉक होते हैं। यूनिट 42 ने अब तक 5,000 प्लस जीरो डे खोजे हैं। भविष्य के 4 बड़े दाव 2026 से 2030 तक। सबसे पहला, प्रेसिजन AI, वह AI जो सिर्फ अलर्ट नहीं फैसला लेती है। 2026 में लॉन्च होने वाला AI Ops 2.0, यह AI SOC एनालिस्ट की जगह लेगी। 2030 तक 90% रूटीन अटैक अपने आप रुक जाएंगे बिना किसी इंसान के छुए। दूसरा, आइडेंटिटी इज द नेवर पैरामीटर। साइबर आर्क के एकीकरण के बाद पालो अल्टो अब हर यूजर की पूरी डिजिटल पहचान को रियल टाइम में स्कोर करेगा। अगर कोई यूजर का बिहेवियर 5% भी बदलता है तो उसका एक्सेस अपने आप सीमित हो जाएगा। 2030 तक पासवर्ड पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य। तीसरा, क्वांटम सेफ सिक्योरिटी। 2027 में शुरू हो रहा प्रोजेक्ट पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम कंप्यूटर जब आएंगे तो आज का सारा एन्क्रिप्शन टूट जाएगा। पालो अल्टो सबसे पहले पूरी तरह क्वांटम सेफ नेटवर्क बनेगा। चौथा, साइबर इंश्योरेंस का अंत। निकेश अरोड़ा ने 2025 में कहा था, 2030 तक हम साइबर सिक्योरिटी को इतना परफेक्ट बना देंगे कि इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड वादा है। नीरजूक की आखिरी स्पीच 2025 रिटायरमेंट डे। 2025 में जब नीरजूक ने अपना आखिरी दिन कंपनी में बिताया तो उन्होंने सिर्फ 3 मिनट बोला। पूरी कंपनी जूम पर थी, जूम जो वीडियो कम्युनिकेशन होता है उस पर। उन्होंने कहा, 2005 में जब हम 25 लोग थे तो मैंने एक बात कही थी, हम यहाँ इसलिए हैं कि डिजिटल दुनिया को पूरी तरह सुरक्षित कर दे। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ, हमने वह सपना सच कर दिखाया। लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। अब बाकी दुनिया आपकी है, जाओ और बाकी का सफर पूरा करो। फिर उन्होंने माइक रखा और चले गए। पूरी दुनिया रो रही थी। अंतिम पंक्तियां। पालो अल्टो नेटवर्क की कहानी कोई बिजनेस केस स्टडी नहीं है, यह एक सपने की कहानी है। एक ऐसे सपने की जिसे एक 16 साल के लड़के ने इजराइल में देखा था, जिसे 25 लोगों ने एक छोटे से कमरे में कोड लिख कर पाला था, जिसे निकेश अरोड़ा ने दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बना दिया और जिसे 33,000 लोग हर दिन जी रहे हैं। यह कहानी साबित करती है कि अगर आप सचमुच दुनिया को बदलना चाहते हो तो दुनिया खुद आपके साथ चलने लगती है। पालो अल्टो नेटवर्क कोई कंपनी नहीं है, यह एक मिशन है, ये एक आंदोलन है, ये वह वादा है जो हमें जो हम सबने डिजिटल दुनिया से किया था कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यह वादा अभी बहुत सालों तक चलता रहेगा, क्योंकि जब तक इंटरनेट है पालो अल्टो नेटवर्क रहेगा।
और जब तक पालो आल्टो नेटवर्क से इंटरनेट सुरक्षित रहेगा। दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।